नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस बार कोरोना प्रचंड रूप में दिख रहा है। मौत का आंकड़ा ज्यादा है। इस बार महामारी की सबसे ज्यादा मार वर्किंग क्लास पर पड़ी है, वही वर्किंग क्लास जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। आज हम यही सवाल उठाएंगे। देश के जाने माने एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनके सामने हम ये सवाल रखेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। टेस्ट सेंटरों पर लंबी लंबी कतारें, अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए बेचैन तीमारदार, हर तरफ अफरा तफरी। चेहरों पर महामारी का ऐसा खौफ देश ने पहले कभी नहीं देखा था। कोरोना ने हर शख्स को बेहाल कर दिया है। जहां एक ओर संक्रमण और मौत का आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था पर भी संकट गहरा गया है, क्योंकि इस बार कोरोना की दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन माने जाने वाले वर्किंग क्लास को निशाना बनाया है। कोरोना की पहली लहर जहां बुजुर्गों और लोअर क्लास के तबके के लिए घातक साबित हुई थी, इस बार दूसरी लहर वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 18 से 45 साल की उम्र का है, जो सर्विस सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर से जुड़ा है, और ये सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। लेकिन इस बार कोरोना का कहर उसी पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। आंकड़ों की माने तो दूसरी लहर में 45 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस दौर में हमारा मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इसके ऊपर ये इसका जो जोर है वो ज़्यादा संकट है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस कोरोना के हमारे शहर में इस समाज के ऊपर ज़्यादा है, और यही समाज भारत का उपभोक्तागण है। आप इसका हमें ध्यान रखना होगा कि ये उपभोक्तागण की वजह से ही भारत की इकोनॉमी अच्छी तरह से चल पड़ती है। हमारे यहाँ जो खरीद फरोख्त होती है वो इसी उपभोक्तागण की तरफ से होती है। हालांकि सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इस बार कोरोना का कहर सर्विस क्लास और मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। कोरोना के कहर से वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास को कैसे बचाया जाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन को अभी और बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो जो सर्विस क्लास है, जो कि मिडिल क्लास है, जिसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसी पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं और साथ ही डॉक्टर अंजर काजी हैं जो कि सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर भार्गव, अगर बात की जाए मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। कोरोना की सबसे ठीक है, इस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं। अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है, और हमें केंद्र सरकार से 480 टन
अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही, और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है, ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ऐलान किया है कि लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है। शुरुआत में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया था दिल्ली में, लेकिन अब इसे और 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसकी वजह से संक्रमण दर में थोड़ी कमी आई है। पहले ये 36% से ऊपर थी और अब 30% के अंदर आती हुई दिख रही है। और इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि इस लॉकडाउन की वजह से जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा मार उसी के ऊपर पड़ सकती है। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार, जो कि अर्थशास्त्री हैं, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर अंजर काजी, सीनियर फिजिशियन, जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर अरुण कुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि लॉकडाउन ही जो है अंतिम हथियार बचा है कोरोना के खिलाफ, लेकिन इस हथियार का शिकार तो मिडिल क्लास बनेगा, वो कैसे निपटे? देखिए, लॉकडाउन अपने आप में ये जो डिजीज है उसका समाधान नहीं है, लेकिन इसको कम करने में जरूर इसका काम आता है कि अगर ये जो पॉजिटिविटी रेट है और जितना फैलाव है
अगर वो इसी तरह बढ़ता रहा तो मतलब मेडिकल सिस्टम बिल्कुल फेल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा और जी। उससे सोसाइटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अप्रैल के शुरू से ही कम से कम 3 हफ्ते का लॉकडाउन अगर देश भर में लग जाता तो इतना फैलता नहीं। और अभी भी जो प्रोजेक्शन है कि जिस रफ्तार से अभी चल रहा है लॉकडाउन, अगर हो भी जाए तो जी। देश में करीब 5 लाख केसेस हो जाएंगे पहले हफ्ते मई प्रोफेसर तक। कुमार, लेकिन और सवाल ये उठता है कि जो मिडिल क्लास है, जो कि सैलरीड है, वो इससे कैसे कोप अप करेगा? उसके ऊपर तो इसकी मार पड़नी तय है। देखिए, ऐसा है कि अर्थव्यवस्था पे मार तो पड़ेगी ही, क्योंकि ये भयंकर बीमारी है। अगर अभी भी लॉकडाउन नहीं किया तो आगे आने वाले समय में बहुत भयंकर इसका परिणाम होने वाला है। तो सवाल ये है कि अब मैं तो इस समय लॉकडाउन करना 3 हफ्ते के लिए बहुत ही जरूरी है। आपने बॉम्बे में देखा, वहां पे क्योंकि 14 तारीख से चल रहा था तो इससे केसेस की कमी आ गई है और वहां पे धीरे धीरे मेरे ख्याल में 1 महीने 1.5 महीने में स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। तो बाकी देश में भी लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है और सब पे असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो असंगठित क्षेत्र पे असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। वहाँ पे ही सबसे ज्यादा काम और जो गरीबी है, मिडिल क्लास के पास तो थोड़ी बहुत सेविंग होती है, वो तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते अपना काम चला लेगा। लेकिन असर तो सबके ऊपर पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, छोटे बिजनेस पे पड़ेगा, बड़े बिजनेस पे पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है पिछले साल की तरह की स्थिति है, जिससे कि मुझे लगता है सिर्फ 25% हमारा बिजनेस काम कर पाएगा, 75% तो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, डॉक्टर डीपी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर शर्मा, जो ये नई लहर है, ये मिडिल क्लास के लिए कितनी घातक है और इससे आखिरकार मिडिल क्लास कैसे निपटे? देखिए, हमने लास्ट ईयर 40 दिन का बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन देखा है, जिसकी वजह से जो जीडीपी था हमारा 24% से डिसलिरेट हुआ था। तो इस समय पे स्थिति और भी ज्यादा चिंतापूर्वक है, क्योंकि जो कोरोना के केसेस हैं बहुत ही ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और जो संक्रमण दर है वो काफी इंक्रीज हो चुका है। तो इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आंशिक लॉकडाउन हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी देखा गया है कि बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है और लॉकडाउन भी है और संक्रमण दर के ऊपर भी काफी अच्छा पॉजिटिव असर आया है। संक्रमण दर जो है कम हुआ है, जैसे कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि पहले ये 30% से ऊपर था, अभी 25 पे आ गया है, 25 और 30 के बीच में है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर पूरे देश में ऐसा लॉकडाउन करना पड़ता है तो इस तरीके का ही आंशिक लॉकडाउन होना चाहिए, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी कंटिन्यू रहे, क्योंकि जो भी उसमें वर्कर्स काम करते हैं उनका रोजगार ना जाए, उनको रोजगार मिला रहे और उनका जो माइग्रेशन है वो भी रुक जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा लॉकडाउन भी होता है तो अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत कम असर आएगा। जो हमने पिछले साल देखा है कि -8% का जो है हमारा मूल्यांकन है कि इतना जीडीपी गिरेगा, 8% के आसपास डिसलिरेशन रहेगा। तो इस साल में अगर 3 हफ्ते का या 4 हफ्ते का कोई ऐसा लॉकडाउन हो भी जाता है, अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं और ज्यादा बढ़ते हैं, डेथ्स और बढ़ते हैं, तो उसका कोई ज्यादा असर इकोनॉमी के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर लागू करना होगा। एक जो कंप्लीट लॉकडाउन था पिछली बार जैसा हुआ था उस तरह लागू नहीं करके पार्शियली किया जाए, जिससे कि कोविड के संक्रमण भी रुके और साथ साथ अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। डॉक्टर राहुल भार्गव, अगर बात की जाए मिडिल क्लास के लोगों की, उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, कई एसेंशियल सर्विसेज में भी हैं, वो फिलहाल इन समस्याओं से निपटने में इस बार जो देखा जा रहा है कि काफी शिकार हो रहा है, और इस बार देखा जा रहा है कि यूथ सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है। इसकी क्या वजह देखते हैं आप और किस तरह यूथ अपने आप को बचाए? तो 4 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहली चीज, जो अर्थव्यवस्था में जो 2 व्यवसाय इस समय चल रहे हैं वो है अस्पताल का और दूसरा क्रेमेटोरियम का। आपने 30 करोड़ लोगों को 45 साल से ऊपर वैक्सीनेशन लगानी थी, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था खुलती। अगर ये आप कहते हैं कि इस बार दिल्ली में 65% लोग 45 साल से कम उम्र के ग्रसित हैं, ये वायरस है सर। वायरस जैसी आपकी प्रॉक्सिमिटी में आता है वायरस फैलता है। आपने ये कहा कि मैं अर्थव्यवस्था खोल दूं, क्या इस समय आप अपने घर में बुला के कारपेंटर से काम कर रहे हैं? क्या आप कोई और काम कर रहे हैं? तो असंगठित क्षेत्र तो वैसे ही काम नहीं मिल पा रहा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो यंग लोग हैं, क्योंकि उनको ऑफिस जाना मैंडेटरी था, उन्होंने और दर बढ़ाते गए। चौथी चीज, अगर हम तथ्य पे बात करें, मैं निवेदन है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर से, उसे लास्ट रिव्यू ना बताएं। वो पहला उपाय था,
क्योंकि विश्व में अमेरिका मान लीजिए, यूके मान लीजिए, न्यूयॉर्क में लॉकडाउन हुआ तभी स्थिति कंट्रोल में आई। क्यों? वायरस फैलता है एक दूसरे में आपस में बात करने से। अगर मैं घर में बैठता हूं तो मैं किसी को नहीं फैलाता। डॉक्टर भार्गव, पिछली बार की जो लहर थी उसमें यह माना जा रहा था कि जो यूथ है उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस बार जो है हम आसपास के लोगों में देख रहे हैं कि 30 साल के लड़के, 25 साल के लड़के वो भी मौत के मुंह में समा रहे हैं। वो आखिरकार उसकी वजह क्या है? उसका कारण था पिछली बार लॉकडाउन के बाद इतने वेव का कम था कि वो यूथ को अफेक्ट नहीं कर पाई। दूसरा कारण म्यूटेशन है। हम जानते हैं यूके की म्यूटेशन जनवरी में जब आई वो यूथ को इन्वॉल्व कर रही थी। उसी समय से हमको अपने यूथ को प्रोटेक्ट करना था। आज आप देखिए मृत्यु दर में कोई नहीं बता रहा कि 45 साल से नीचे कम है। अगर 5% भी लोग 45 साल से कम है तो उसने अपनी आजीविका खो दी। आप कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? जब जीवन ही रहेगा तो जीविका कहां से मिलेगी? और जैसे लोग एक कमरे में ऑफिस में बैठ के मिलते हैं वो संक्रमण को बढ़ाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र में 14 दिन के लॉकडाउन के बाद से 7 दिन के लॉकडाउन से 7000 से केसेस 5000 पे आ गए। आप ट्रांसपेरेंटली डेटा दिखाइए। ये लास्ट रिसोर्ट नहीं है, प्लीज इसको लास्ट वर्ड मत यूज करो। पब्लिक को ऐसा लगता है कि डायर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अरे यूके में लॉकडाउन था, जर्मनी में पिछले हफ्ते लॉकडाउन खुला है, यूएस में लॉकडाउन था। लेकिन डॉक्टर साहब, यूके और यूएस से तुलना नहीं की जा सकती भारत की, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है उतनी मजबूत नहीं है। डॉक्टर अंजरका जी, अगर बात की जाए, हमें 3 हफ्ते चाहिए, 3 हफ्ते। ठीक है लॉकडाउन में आपको और एक और डॉक्टर अंजरका जी, वर्किंग क्लास के इफेक्ट होने से अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ सकता है, और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखिए सर, हमें सबसे पहले 2 चीजों को डिसाइड करना है। पहले अर्थव्यवस्था या इंसान की जिंदगी। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सवाल इंसान की जिंदगी का है। आप देखिए कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, हर चीज की कमी होने की वजह से कितने मरीजों को परेशानी हो रही है। और अगर हम मिडिल क्लास के खाने पीने की, रहन सहन की बात करें तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड भी आने वाले टाइम में मिडिल क्लास हो जाएंगे सर। हमें सिर्फ अभी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, जिसके लिए पार्शियली लॉकडाउन होना बहुत जरूरी था। नहीं डॉक्टर काजी, बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो इकोनॉमी में 23% की से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। इस बार भी अगर ऐसा ही लॉकडाउन लगता है तो हाहाकार मचने की आशंका है, क्योंकि हम पहले ही नेगेटिव में चल रहे हैं। ऐसे में एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। जी सर, देखिए सर, पहली बार हमें क्या था कि हमें कोरोना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बार हमें बेसिक जानकारी है कि हमें क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। असल में क्या होता है, जब भी लॉकडाउन खुलता है तो अचानक से गैदरिंग शुरू हो जाती है, मार्केट शुरू हो जाती है, सब लोग मार्केट में चले जाते हैं, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है सर। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अरुण कुमार, अगर इकोनॉमी की बात की जाए, जो सवाल मैंने अभी डॉक्टर काजी से लिया कि पिछली बार 23% हम नेगेटिव में चले गए थे, इस बार अगर जो लॉकडाउन में की ओर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अगर लॉकडाउन होता है तो अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ सकता है? सर, ऑडियो लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। यही सवाल डॉक्टर डीपी शर्मा आपसे लेना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम एसपी शर्मा है। तो जैसे आपने बताया कि इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि 1 महीना तो लगभग हमारा इस क्वार्टर का निकल चुका है। अप्रैल 25 में है आज हम। तो अगर लॉकडाउन होता है, आंशिक लॉकडाउन पूरे इंडिया में होता है, तो उसका जीडीपी के ऊपर असर तो आएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जीडीपी पूरे साल का फिर भी पॉजिटिव में रहेगा। अगर लॉकडाउन भी होता है तब भी हम पॉजिटिव ग्रोथ हासिल करेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफी इस समय पे रेजिलिएंट है और काफी स्टिमुलस दिया गया है इकोनॉमी को, और उस तरीके से हम काफी एक महारियत भी हासिल कर चुके हैं कि किस तरीके से इस परिस्थिति में, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है, कि तो कैसे काम करना है, सो दैट के जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसमें काम होता रहे। लेकिन बात इस जरूरत इस चीज की है कि एक तो ये जो 4-5 चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजन की जो भरपाई होनी बहुत जरूरी है, तभी जाके हम लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारे पास जो बेसिक फैसिलिटीज नहीं होंगी तो फिर लॉकडाउन भी असर नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन की भरपाई बहुत जरूरी है, वेंटिलेटर्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और तीसरा जो आईसीयू सेंटर्स हैं उनको और बढ़ाया जाना चाहिए, और चौथा जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड्स की इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पीक आना भी बाकी है।
तो हमें इस समय पे भी हम बहुत ही ज्यादा एक ऐसी अप्रोच लेके चलें कि आने वाले टाइम में बहुत खराब वक्त की हम एक वो देख के चलें कि अगर पीक आएगा तो और भी केसेस बढ़ेंगे, तो हम ये 4-5 चीजों के ऊपर फोकस करके उनको एफिशिएंट बनाएं कम से कम। ठीक है, खाली लॉकडाउन करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मृत्यु दर और बढ़ गया तो फिर लॉकडाउन और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या सिर्फ कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका बचा है जिसके जरिए कोरोना की इस लहर को रोका जा सकता है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो लगातार कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डरा रहे हैं, लेकिन हम आपको सावधान कर रहे हैं। हम आपको सुरक्षित करने के वो तमाम उपाय अपने खास पैनल के जरिए बता रहे हैं और उन्हीं के चलते हमारे जो एक खास पैनल में मौजूद हमारे एक मेहमान हैं, आइए उनका इंट्रोडक्शन एक बार फिर से आपसे करवा देते हैं। प्रोफेसर अनुर कुमार अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ में है, डॉक्टर अंजर काजी हमारे साथ में मौजूद है, आप सीनियर फिजिशियन हैं, डॉक्टर डीपी शर्मा जी अर्थशास्त्री हैं आप हमारे साथ में। सबसे पहले डॉक्टर राहुल आपकी तरफ हम रुख करते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप, क्या कुछ सजेस्ट करेंगे इस वक्त जिस तरह से कोरोना से सर्विस क्लास और मिडिल क्लास है वो ज्यादा जूझ रहा है, कैसे खुद को बचाएं, क्या खास स्टेप्स आप देना चाहेंगे न्यूज़ नेशन के दर्शकों को? देखिए, सिंपल सी बात है, इस समय सर्ज इतना बड़ा है कि हम कितनी भी व्यवस्थाएं बढ़ाएं वो कम रहेंगी। जिस प्रकार से इन्फेक्टिविटी रेट है 36% है, 25% है, हम 1 साल तक भी बेड्स और ऑक्सीजन बनाते रहें तब भी वो कम पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं 1 करोड़ 35 लाख की 135 करोड़ की हमारी आबादी है। दूसरी आवश्यकता, दिल्ली, महाराष्ट्र, दिल्ली में सारे उत्तर प्रदेश से, बिहार से मरीज आते हैं, तो दिल्ली और एनसीआर का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी पूरा नहीं पड़ सकता, विल ऑलवेज बी बिहाइंड द कर्व। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे को अगस्त तक कैसे चीजों को पटरी पे लाना है, अर्थव्यवस्था को 10% पे बढ़ाना है, आज 3 हफ्ते का लॉकडाउन करिए, आंशिक करिए, पूरा करिए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करिए, जिसकी जरूरत नहीं है उसको सड़क पे मत निकलने दीजिए, क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है। हमने महाराष्ट्र के मॉडल से देख लिया कि 7 दिन में 5000 से, 1 मिनट दीजिए बस 30 सेकंड और, 7,000 से केसेस 5,000 पे आ गए। यूके में जब केसेस 1-1 लाख पे थे वो नीचे आने स्टार्ट हो गए। न्यूयॉर्क का मॉडल बिल्कुल क्लियर है, तो हमारे को इतिहास रचने की दूसरी आवश्यकता नहीं है। और आखिरी चीज, अगर आप चाहते हैं न्यूज़ नेशन के चैनल से और अर्थशास्त्री जितने बैठे हैं, पासपोर्ट वैक्सीनेशन की अमेरिका में बहुत स्ट्रांग से बात चल रही है, सऊदी अरेबिया में बात चल रही है, वही चीज 1 मई से जब चालू हो, 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन दें, वॉर फुटिंग पे अपने जितने आर्मी के जवान हैं उनको डिप्लॉय करके वैक्सीन दिलवाएं। 1 करोड़ लोगों को रोज दीजिए, 3 महीने में 2 डोजेस लग जाएंगी और अगस्त से आपकी अर्थव्यवस्था 10% से बढ़ेगी। ये लिखवा लीजिए। अगर आपने वैक्सीनेशन में कोताही बरती तो अगस्त में भी हम अभी जैसी हालत में बैठे होंगे। बिल्कुल, आगे भी और डिटेल से आपके पास आएंगे सर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। लेकिन कितना सहमत नजर आते हैं डॉक्टर डीपी शर्मा जी, आप एक अर्थशास्त्री हैं, जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देनी कितनी ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो वर्किंग क्लास है उसको वैक्सीनेशन से कितना फायदा होगा? सर, ये सवाल आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वर्किंग क्लास मजबूत नहीं होगा हमारी अर्थव्यवस्था इसी तरह से डगमगाएगी और इसके हमें दुष्परिणाम आगे बहुत देखने को मिलेंगे। आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं सर? जी बिल्कुल, पहले तो मेरा नाम एसपी शर्मा है, ये मैं बताना करेक्ट करना चाहूंगा। जी सर। और जैसे कि पहले प्रवक्ता ने बताया कि हमें बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच लेने की जरूरत है, वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन ही हो चाहे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी देखा गया है कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में काफी फर्क पड़ा है। तो अगर केसेस बढ़ते हैं और डेथ रेट और इंक्रीज होता है तो पूरा लॉकडाउन करने में भी कोई ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जान सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही रेजिलिएंट रही और 8% के आसपास का हमने जो माइनस ग्रोथ रेट है वो एस्टिमेट किया हुआ है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था। तो इस साल भी अगर कोई ऐसा लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन होता है जिससे कि हम समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी चलती रहे, उसके ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो लोगों का रोजगार जाएगा और उनको काफी दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी आंशिक लॉकडाउन के साथ भी चल सकती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था भी बनी रहेगी और लोगों के जीवन के ऊपर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और जो कोरोना का जो संक्रमण है बहुत ही कम हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ हमें ऐसे कैलिब्रेटेड मेजर्स लेने होंगे
एक तो जो 4-5 बेसिक चीजें हैं, जैसे कि खाली लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम ऑक्सीजन की भरपाई नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन को और तेज नहीं करेंगे और आईसीयू बेड्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स में बेड्स को इंक्रीज नहीं करेंगे और लोगों में जागरूकता नहीं लेके आएंगे कि उनको घर से बाहर बिना मतलब नहीं निकलना है। आप सही कह रहे हैं, व्यवस्थाएं जो है वो बेहद मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि वक्त की यही मांग है। जब तक व्यवस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में और तेजी नहीं आएगी, तब तक इसी तरह के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आएंगे जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान है। इसलिए हम बात कर रहे हैं वर्किंग क्लास की। डॉक्टर अंजर, आपसे समझना चाहेंगे वर्किंग क्लास को वैक्सीनेशन से आखिर कितना फायदा होगा, कितना ज्यादा फोकस वर्किंग क्लास पर करना चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहले बात की 18 साल से ऊपर सभी को वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। अभी तक हमने 30 तारीख से हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल टीम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, हर तरीके से परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। हमें सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिलनी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में कोई भी चीज हो। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस चीज से निपटने के लिए। और जिस हम यंग एज की बात कर रहे हैं, जो लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, हमें प्रिकॉशन भी वही लेने हैं जो हमने पिछले साल लिए थे, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस और हमें हाइजीन मेंटेन करने के लिए। हम लोग पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से, अपने हिंदुस्तानियों से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ये टाइम हमें चैलेंजेस की तरह आपस में सब लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना है। इसमें आप लोग सिर्फ मेडिकल डॉक्टर या कोई भी लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक आप हम लोग सब एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे। और रही लॉकडाउन की बात, मैम, चाहे वो पार्शियली लॉकडाउन हो या कंप्लीट लॉकडाउन हो, पूरे इंडिया में हर स्टेट में एक साथ करने की जरूरत है। कहीं ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, यूपी में अभी लॉकडाउन ही नहीं लगा है और लोग बाग आ रहे जा रहे हैं, तो मैम ऐसे कैसे होगा? वहां से भी तो इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ पर आ सकते हैं। हर स्टेट में साथ में लॉकडाउन करने की जरूरत है। हम ये देख रहे हैं कि जिस स्टेट में ज्यादा होते हैं वहाँ लॉकडाउन लगा देते हैं, जहाँ पर कम है वहाँ लॉकडाउन नहीं लगाते। क्या हम वहाँ पर लॉकडाउन इन्फेक्टेड पर्सन के होने का वेट कर रहे हैं ज्यादा? तो हमारा एक पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका भी यही मानना है, जो लॉकडाउन की प्रक्रिया नजर आ रही है वो टुकड़ों में नजर ना आकर थोड़ी सख्ती जरूरी है, लेकिन एक बार में कम से कम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त यहाँ पर हो जानी चाहिए। अब सवाल यह है, क्या संपूर्ण लॉकडाउन से जो हालात है वो काबू में किए जा सकते हैं? डॉक्टर राहुल, इसका जवाब आपसे जरूर चाहेंगे। आपको लगता है कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए सख्ती के साथ, कुछ एक तय वक्त के हिसाब से, तो जो हालात 3.5 लाख से ज्यादा मामले, उनमें काफी हद तक काबू पाया जा सकता है? क्योंकि कई गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, कई सरकारें ऐसी जो कह रही है कि देखिए रफ्तार धीमी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये हल नहीं है। पर क्या इसे आप हल के तौर पर देखते हैं सर? बिल्कुल। 1918 में एक ही चीज ने काम किया था, वो है लॉकडाउन। पहली चीज हम पिछले 1 साल में देख चुके हैं, इटली हो, यूके हो, अमेरिका में न्यूयॉर्क हो, मिशिगन हो, सब जगह एक ही चीज काम आई, वो है लॉकडाउन, लॉकडाउन और लॉकडाउन। अब मैं लॉकडाउन क्यों बोल रहा हूं, आप एक बात समझिए, वायरस है जो हवा से फैलता है। अगर आप संक्रामक लोगों के पास में नहीं जाएंगे अगले 14 दिन में, तो मैं और आप अगर पास में रहते हैं, अगर मैं आपके संपर्क में नहीं आऊंगा 14 दिन तक, तो चांसेस ये है कि मैं 0% आपको फैलाऊंगा। अगर मैं आपके क्लोज रहता हूं, बार बार मिलता हूं, तो चांसेस है कि 60 से 70% आप भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आप हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो, आप अपने घर पे जाएंगी। तो ये संक्रामक रोग एक्सपोनेंशियल फैलता है, 5 से 25, 25 से 125, 125 से हजारों में। तो आप सोचिए, जब इतनी तेजी से फैलता है तो आपको क्या जरूरत है? पहली चीज लॉकडाउन की। दूसरी चीज, जब हमारे को पता है कि हमारी इकोनॉमी की हालत खराब है, साथ में हेल्थ व्यवस्था खराब है, 1.6% हमारे जीडीपी का यूज होता है, तो डॉक्टर, नर्सेज, ऑक्सीजन बेड पे आपके लोगों की मात्रा कम आने लगेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को संक्रामक रोग कम होगा। तो हम ये कोई नहीं कह रहा कि हम उसको हरा देंगे, उसको मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, हम उसको स्लो डाउन कर देंगे। स्लो डाउन से बिल्कुल वो रफ्तार जो बेहद तेजी से रिकॉर्ड तोड़ तरीके से आगे बढ़ रही है, तो डॉक्टर राहुल कह रहे हैं उस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन होगा, कंप्लीट लॉकडाउन होगा, तो हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। संपर्क में नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है, जिसे कोरोना हुआ है वहीं पर उसका अंत हो जाएगा, उसके अंदर की जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, किसी और को पास ऑन नहीं होगी। सर, आपके पास भी आऊंगी। डॉक्टर एसपी शर्मा, अगला सवाल आपसे यहां पर है। आपको लगता है कि संपूर्ण लॉकडाउन, जिस कंप्लीट लॉकडाउन का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिसे वक्त की एक जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है, अर्थव्यवस्था पर उसका कितना असर पड़ सकता है? अर्थव्यवस्था के लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या कुछ स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है वर्तमान में और आने वाले वक्त में? देखिए, अगर संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है तो बहुत ही वो डिवास्टेटिंग पोजीशन क्रिएट करेगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा असर आएगा और जीडीपी भी डिसलेरेट होगा। लेकिन हमने काफी जो स्टिमुलस दिया है, पिछले साल में स्टिमुलस दिया है, तो जितनी गिरावट पिछले साल रही है उतनी तो नहीं रहेगी, फिर भी हम कुछ हद तक संभल पाएंगे।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से क्योंकि भारत में 65% 66% जो है लोग वो गांव में रहते हैं और गांव में सौभाग्य से इसका संक्रमण अभी बहुत कम है और ना ही हो ऐसा हम कामना करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ज्यादा जहां पे जो स्टेट्स ज्यादा अफेक्टेड हैं, अगर कम से कम वहां पे लोग लॉकडाउन हो तो पहले उस चीज का तो प्रयास किया जाए। अगर हम गांव से जाने से इसको रोक पाए और गांव में वैक्सीनेशन तेज की जाए साथ ही, और जो शहर है वहां पे जहां पे ज्यादा मामले हैं आपको वहां पे लगता है कि लॉकडाउन किया बिना जाए तो कंप्लीट लॉकडाउन के ये मुमकिन नहीं है? ये आपको लगता है कि क्योंकि अगर राज्यवार तरीके से लॉकडाउन लगेगा तो जाहिर सी बात है सब अपने अपने शहर अपने अपने गांव मंजिल तक पहुंचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर हो रहा है, ये आंकड़े भी सामने रखते हैं और हालात को आप और हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आपको लगता है कि भले ही अर्थव्यवस्था का नुकसान यहाँ पर झेलना पड़े लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन अब इसका एक ऐसा रास्ता, ऐसा जरिया है जिसका जिक्र यहाँ पर डॉक्टर राहुल भी कर रहे थे? देखिए, जान सबसे पहले जरूरी है। अगर जान है तो तभी जहान है। तो मैं समझता हूं कि अगर संक्रमण दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और डेथ रेट भी बढ़ता है तो लॉकडाउन के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। चलिए अब अगला सवाल यहाँ पर अपने पैनल से पूछते हैं, क्योंकि देखिए हर एक सवाल के अपने मायने हैं और हर एक सवाल के अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अंजर, आपसे पूछेंगे, कंप्लीट लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन से आपको क्या लगता है, मिडिल क्लास को कितना फायदा है, कितना नुकसान है? सेहत के हिसाब से ये बहुत जरूरी हो जाता है पूछना, क्योंकि हर किसी के लिए रोजी रोटी बहुत जरूरी है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर शर्मा भी कह रहे हैं कि अगर सेहत ही नहीं रहेगी तो फिर उस कमाई का फायदा भी यहाँ पर क्या रहेगा? हो सकता है अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल जाए लेकिन जो सेहत आपकी इस वक्त है वो चली गई तो वो दोबारा नहीं आ पाएगी। मिडिल क्लास को आपको क्या लगता है, कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए मैम, 1 महीने के लिए अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन पे जाते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट को उनके राशन की व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे पहले काम उनके राशन की व्यवस्था है और मैं मानता हूँ मैम 1 या 1.5 महीने में लॉकडाउन अगर आप कंप्लीट करके लगाते हैं, अच्छे से उसका पालन करेंगे तो ये जो 30 गति से फैल रही कोरोना की रफ्तार है, इसका काबू पाने में, नियंत्रण करने में हम सक्सेस हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि हमें 1 महीने के लिए बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन ऑल इंडिया में करने की जरूरत है और सरकार को चाहिए कि घर घर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको राशन मुहैया कराए। और अगर हम लॉकडाउन नहीं करते हैं तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाले लोग भी मिडिल क्लास होंगे, जो सरकारी अस्पताल में इधर परेशान होकर ऑक्सीजन की वजह से, बेड की वजह से सबसे ज्यादा परेशान भी यही होंगे। हमें सबसे ज्यादा हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत मिडिल क्लास लोगों की ही है, जिसमें उनकी हेल्थ का और उनके राशन का दोनों ध्यान हमें इक्वल रखने की बिल्कुल, उनकी सेहत का, उनके खान पान का, उनके 2 वक्त की रोटी का ध्यान रखना यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मिडिल क्लास में संक्रमण को आखिर कैसे रोका जा सकता है? डॉक्टर राहुल भार्गव, हम चाहेंगे इस सवाल का जवाब एक बार फिर से आपसे ले। हालांकि आप सभी के सवालों में जो जवाब यहाँ पर आ रहे हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि इस वक्त बताना जरूरी है। बहुत बड़ा चीज है, आंकड़े देखिए, दिल्ली में 65% लोग 45 साल से उम्र में कम है। आप देखिए ये वो लोग हैं जो रोज अपनी रोजी रोटी कमाने जा रहे थे, जिनको ये दिमाग में डाल दिया गया था कि कोरोना का अंत हो गया है। 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो ट्रांसपेरेंटली फिगर्स देखिए, अगर आप हाइड भी करते हैं अपने बैकग्राउंड में ट्रू आइडेंटिटी देखिए कि कितने पेशेंट्स हैं और कितनी मृत्यु है और कौन सा एज है। देखिए वहां पे अमेरिका में एक एंथनी फॉसी करके डॉक्टर है जो पिछले 25 साल से 5 प्रेसिडेंट्स को एडवाइस करता हुआ है, ट्रांसपेरेंटली बताता है। ट्रंप के साथ में लड़ाई भी हुई, उसने पर सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। हमारे को भी ये समझना आवश्यक है कि इस मिडिल क्लास को जो आप डेटा देंगे वो ये फीड करके अपने सिस्टम में काम करेगी। तो मिडिल क्लास से मेरा निवेदन है, कोरोना कहीं नहीं गया है, मास्क को नीचे नहीं लेके जाना है और 1 तारीख से जो उत्सव टीका का बताया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसको आगे बढ़ के लेना है, क्योंकि वैक्सीनेशन के माध्यम से ही आप अपने फैक्ट्रीज, अपने ऑफिसेज खोल पाएंगे। देखिए अमेरिका में वैक्सीनेशन के बाद ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ पाई है। तो ये मिडिल क्लास के हाथ में है, क्योंकि मिडिल क्लास हमारा सबसे बड़ा है जो 60 करोड़ का है, लोगों का है, जो अर्थव्यवस्था को चलाएगा। तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आपको वैक्सीनेशन चाहिए। और इस समय आप बुरा मत मानिए तो मैं एक ही चीज कहूंगा सारे अर्थशास्त्रियों को, इस समय 2 ही बिजनेस चल रहे हैं, एक हॉस्पिटल का और दूसरा क्रिमेटोरियम का। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जिसका परिवारजन अस्पताल में भर्ती है वो ऑफिस में काम नहीं कर सकता। एक सिर्फ लोगों को लाके काम कराना है और दूसरा उनकी आत्मा के माध्यम से काम कराना है जो अच्छा काम हो। तो ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती जब तक ये भय का एनवायरनमेंट रहेगा। भय के एनवायरनमेंट से तो स्टॉक मार्केट गिर जाता है। आप बताइए ऑफिसेज लोग कैसे जाएंगे इस भय के एनवायरनमेंट में कि
3-3.5 लाख लोग आने हैं, तो आपको सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में आपको ये कंप्लायंस भी लानी है कि सिस्टम सेफ है, आपके पास बेड है, आप काम करिए, अगर जरूरत होगी तो बेड और ऑक्सीजन मिल जाएगा। अभी जो व्यवस्था है उसको देख के कोई आदमी अपना काम में मन नहीं लगा सकता। ये एक बहुत बड़ा सच है सर, जिसका जिक्र डॉक्टर राहुल यहाँ पर आपने किया है। ये एक बहुत बड़ा सच है और अर्थव्यवस्था को मजबूती भी तभी मिलेगी जब आत्मा से इंसान काम करेगा। और इस वक्त अपनी चिंता अपनों से ज्यादा जो अपने आसपास के लोग हैं, अपने जो परिजन हैं, उनकी चिंता कहीं ना कहीं इंसान को ज्यादा परेशान कर रही है। डॉक्टर एसपी शर्मा, आपसे ये पूछना चाहेंगे सर, आपको क्या लगता है सर्विस क्लास के लिए ये नई लहर जो है, ये नया स्ट्रेन जो है, वो कितना खतरनाक और कितना घातक आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? क्योंकि हम सॉल्यूशंस तो आपसे पूछ ही रहे हैं, लेकिन सर्विस क्लास डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि ये उसके लिए सबसे ज्यादा घातक है। लेकिन क्यों इतना घातक? देखिए, घातक इसलिए है क्योंकि इसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है और किसी को भी अब भरोसा नहीं है कि उसको कभी भी कोरोना हो सकता है। सब लोग डरे हुए हैं। तो जिसका कि सर्विस क्लास के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि उनको ड्यूटी पे जाना पड़ता है या फिर उनको किसी से मिलना पड़ता है। अगर वर्क फ्रॉम होम भी है फिर भी वो काफी व्यस्त रहते हैं, उनकी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो उस वजह से जो सर्विस क्लास है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। और जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन की, मास वैक्सीनेशन की जरूरत है, हमें इसको बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारे जैसे लोकसभा के पोल्स होते हैं वो लगभग कोई 2 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे चरण कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम मास वैक्सीनेशन चालू करें, एक जो वैक्सीनेशन प्रयास चल रहा है उसको तो चलने दें और हम टारगेट करके के कुछ दिनों के लिए इस स्टेट में पूरा वैक्सीनेशन करना है, स्टेट में करना है, जो ज्यादा संक्रमित स्टेट्स हैं उनको पहले लिया जाए, तो लगभग ये 2-3 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो उसको ऊपर एक बहुत जोर देना पड़ेगा। बता रहे हैं कि किस तरह से अभी फिलहाल किस राह को चुनने की जरूरत है, क्या तस्वीर यहाँ पर होनी चाहिए, वो यकीनन बहुत कारगर साबित हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉक्टर एसपी शर्मा, ये भी आपसे बहुत जल्द जानना चाहेंगे, वर्किंग क्लास के अगर इफेक्ट होने से आपको अर्थव्यवस्था पर इसका कितना ज्यादा असर नजर आता है? हम सब जानते हैं असर होगा, लेकिन किस दायरे में, कितना ये फैला होगा? सर जल्द ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि पिछले 1 साल में काफी तजुर्बा जो है वर्किंग क्लास काफी हासिल कर चुकी है, तो अभी जो न्यू नॉर्मल है उसमें वर्किंग क्लास को वर्क फ्रॉम होम करने का काफी आदत पड़ चुकी है। तो असर जरूर होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जीडीपी के ऊपर जो पिछले साल जो हमने देखा है कि बहुत तेज असर हुआ। हमारा जो जीडीपी था Q1 में 24% गिरा, दूसरे क्वार्टर में 7.5% गिरा। तो इस साल उतनी गिरावट नहीं आएगी, हमारा जीडीपी फिर भी पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि ये एक न्यू नॉर्मल है और लोगों को काफी हद तक वर्क फ्रॉम होम में प्रयास हो चुका है। और हमारा लो बेस इफेक्ट है, पिछले साल हमने काफी गिरावट देखी है, तो उसका एक स्टैटिस्टिकल जो इम्पैक्ट आएगा, जो इफेक्ट आएगा, उससे हमारा जीडीपी तो पॉजिटिव में रहेगा। अगर लॉकडाउन होता है तब भी रहेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही ऐसी स्थिति है, गंभीर स्थिति है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये 5-6 चीजें जो मैंने पहले भी बताई कि ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करना चाहिए, ऑक्सीजन की भरपाई होनी चाहिए सभी जगह पे, पूरे देश में भरपाई होनी चाहिए। और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड्स इंक्रीज होने चाहिए, आईसीयू बेड्स इंक्रीज होने चाहिए। तो इसके ऊपर एक वार फुटिंग पे काम करने की जरूरत है, तभी जाके हम खाली लॉकडाउन से हम उसके ऊपर लाई नहीं कर सकते। लॉकडाउन होने के बाद, लॉकडाउन कितनी देर के बाद हमें खोलना ही पड़ेगा, 1 महीने के बाद। अगर फिर भी हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कोरोना तो नहीं जाएगा। फिर हम ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे, तो हमें जो बेसिक चीजें हैं सबसे पहले वो पूरी करनी चाहिए। बहुत अहम बात सर आप यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन तो यहाँ पर जरूरी है, लेकिन युद्ध स्तर पर काम करने की भी उतनी ज्यादा जरूरत है। बेड्स की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत, ये तमाम ऐसी जरूरत है जिनकी व्यवस्थाएं वक्त पर और बहुत जल्द से जल्द होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खास यहाँ पर आपने बातें बताई हैं जिनके चलते हम अपनी इस पूरे हालात पर काबू पा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।